इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अगर उनको सज़ा हो जाती है तो नाअहल हो जाएंगे। When somebody is punished, he becomes a convict, and convict cannot election for the next 5 years. कल तो कोर्ट्स ने यहाँ तक कहा कि वो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है सबसे अगर इमरान खान साहब का इस केस के अंदर को प्लस पॉइंट है वो तो ये है कि उन्होंने वकील बड़ा क्रेडिबल और बड़ा कॉम्पिटेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया जो कि 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर। तो आज हमारे साथ एक वकील मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शमीम मलिक साहब। आइए उनसे जानते हैं कि क्या फ़ैसला क्या आएगा और इस फ़ैसले के इम्कानात क्या हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या असरात इसके हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 22 तारीख को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो क्या फ़र्द जुर्म क्या हो सकती है, क्या फ़ैसला आ सकता है आपके नज़दीक? देखिए, जो पहले 2 तारीखें हुई उस पर देखा आपने कि जज साहिबान ने कोशिश की और दूसरा मौका दिया इमरान खान साहब को अपना जवाब जो अमेंडेड वो या नया जवाब दाखिल कर दें। जो अदालत का मूड है वो तो यही नज़र आ रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है उस अपॉलोजी से जो कि एक रिग्रेट के लफ्ज़ के साथ जो है वो जमा की गई है। और मैं समझता हूँ अदालत की जो इम्प्रेशन है या जो अदालत समझती है, अदालत ये समझती है कि इमरान खान साहब वहाँ पे अनक्वालिफाइड अपॉलोजी जो है वो टेंडर करें और अनकंडीशनल अपॉलोजी की शक्ल में ही वो समझते थे ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका एक पॉलिटिकल स्टांस है जिसको वो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने प्रेफर किया अपने पॉलिटिकल स्टांस को ओवर द लीगल एनोलॉजी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है वो शायद वो कर देते। अब जो सूरत हाल है इसमें अगर चार्ज फ्रेम होता है और उसके बाद प्रोसीडिंग्स होती हैं तो मेरा ख्याल है कि इमरान साहब का जो केस है इट इज़ डिफ़िकल्ट केस टू कंटेस्ट। लेकिन ये अभी रास्ते बंद नहीं हुए उनकी अपॉलोजी के। अगर वो फ़र्द जुर्म उस दिन लग भी जाती है तो उसके बाद भी वो अपना जो अनक्वालिफाइड अपॉलोजी है वो टेंडर कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह के केसेस में जब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज लोगों ने अपॉलोजी टेंडर की है तो हिस्टोरिकली जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वो उनमें फिर उन्होंने इस बात को ये कहा कि अब ये रिपेंटेंस की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालत के खौफ की बुनियाद पर किया गया, तो फिर उसमें ज़रा उसकी अहमियत कम हो जाती है। जिस तरह आपने निहाल हाशमी साहब का केस देखा, उन्होंने बाद में अपॉलोजी टेंडर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसकी बुनियाद पर इनकी सज़ा कम कर देते हैं और उन्होंने 1 माह उनको सज़ा दे दी। लेकिन उन्होंने कहा ये जो कि बिलेटेड स्टेज पे इन्होंने टेंडर की है अपॉलोजी, लिहाजा हम ये नहीं समझते कि ये आउट ऑफ रिपेंटेंस की है। तो ये बड़ा अच्छा मौका था इमरान खान साहब के लिए अगर वो अनक्वालिफाइड अपॉलोजी टेंडर करते। अब तो उनको ये केस फेस करना पड़ेगा। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो विक्टिम है वो कोर्ट खुद होती है चूँकि, और कोर्ट ही केस सुन रही होती है। ये बहुत बड़ा कंटेम्नर का, अलेज्ड कंटेम्नर का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसको केस प्लीड करना है कोर्ट में और कंटेम्प्ट भी उसका विक्टिम है कोर्ट। तो इसलिए ये सारी दुनिया में ये बड़ा मुश्किल केस होता है। और इसीलिए जो कल एमाइकस दोनों आए, आपने देखा मुनीर मलिक साहब भी आए, उन्होंने यही कहा, हालांकि वो भी अटर्नी जनरल भी रहे हैं, वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे हैं, मखदूम अली खान साहब आए, उन्होंने यही कहा कि कोर्ट को मैग्नेमिटी शो करनी चाहिए, कोर्ट को ग्रेस शो करनी चाहिए, अपने बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, उनकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इसके अंदर, और अगर इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनकी भी आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जब भी किसी ने आगे अपॉलोजी टेंडर किया तो वो एक मैग्नेमिटी शो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इनको मैग्नेमिटी शो करने का जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में ये एक हमारी ट्रेडिशन है। अब इस हमारे फैसले भरे पड़े हैं इससे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अब ट्रायल शुरू हो गया है तो ये मैं समझता हूँ हो सकता है कि इस इमरान खान साहब के इस केस की वजह से जो कंटेम्प्ट का लॉ है वो अभी तक हमारा बड़ा अनसर्टन है। उसके अंदर बहुत डिफरेंट व्यूज़ लिए गए हैं बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में। जिस तरह कल आपने देखा कि बाबर सत्तार साहब ने ये कहा भी कि अगर हम इनको ये छोड़ देंगे तो कहीं ये मैसेज तो नहीं जाएगा कि एक ताकतवर आदमी को हमने छोड़ दी है और कमज़ोर लोगों को हम पकड़ लेते हैं। तो शायद इससे कोई अगर फ़र्ज़ करें ये कंटेस्ट होता है अल्टीमेटली और आखिर तक ये ट्रायल होता है तो शायद वो जो कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती नहीं हैं तो शायद कोई एक ऐसी जजमेंट आ जाए जिसकी बुनियाद पे हमेशा के लिए कंटेम्प्ट का लॉ सेटल हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि ये इट मे बी अ होप फॉर द फ्यूचर ऑल्सो कि ये जो लॉ है कंटेम्प्ट का ये सेटल हो जाए। अच्छा सर, इससे पहले अगर हम देखें तारीख को थोड़ा सा पीछे जाके देखें
तो मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs जिनमें तलाल चौधरी, दानियल अजीज़, उसके बाद सीनेटर निहाल हाशमी, इनको अदलिया की तौहीन की बुनियाद पे नाअहल किया गया। क्या इमरान खान भी नाअहल हो सकते हैं? इन्होंने भी तो अदलिया की तौहीन की है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, तो क्या कोई आगे जाके अगर इनको कोई सज़ा मिलती है तो तौहीन अदलिया की तौहीन के ऊपर, तो ये नाअहल हो जाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर उनको सज़ा हो जाती है तो नाअहल हो जाएंगे। इसमें तो आपने देखा कि गिलानी साहब के केस में कोर्ट ने ये कहा कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट राइजेस, और इतनी सी सज़ा के ऊपर वो नाअहल हो गए, बिकॉज व्हेन समबॉडी इज़ पनिश्ड ही बिकम्स अ कॉन्विक्ट एंड कॉन्विक्ट कैन नॉट इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 years। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो फिर तो यकीनन यही सूरत हाल होगी कि वो आइंदा 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। और जिन केसेस का आपने हवाला दिया, उससे ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अभी तक टेंटेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये केस उनसे ज़्यादा संजीदा इसलिए है कि इसके अंदर क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी बन रही है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी बन रही है। वो कहते हैं कि एक ऐसा फैसला जो कि अभी पेंडिंग मैटर है कोर्ट्स में, सब जुडिस है इन कोर्ट, उसके मुतल्लिक अगर हम इजाज़त दे देंगे कि आप कोई भी राय दें, बल्कि कल तो कोर्ट्स ने यहाँ तक कहा कि वो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है। तो अगर ये कोर्ट का ये रवैया कायम रहता है, जो कि आमतौर पर कायम रहता है जब एक बार एक रवैया आ जाए, 5 रुकनी बेंच है उसका जो भी फैसला है, तो अगर वो ये रवैया कायम रहता है तो फिर ये बड़ा मुश्किल केस होगा। और जिन केसेस का आपने हवाला दिया उनमें वो ऐसा नहीं था कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं थी। दिस इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस इफ़ इट इज़ मेड आउट। तो ये इमरान खान साहब को बड़ी मेहनत करके, बहरहाल उनको ये एक एज है कि उन्होंने एक बड़े वकील किए हैं, एक ऐसा वकील जो क्रेडिबल वकील है, जिसकी माजी पे ऊपर और उन्होंने बेशुमार ऐसे केसेस किए हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे अगर इमरान खान साहब का इस केस के अंदर को प्लस पॉइंट है वो तो ये है कि उन्होंने वकील बड़ा क्रेडिबल और बड़ा कॉम्पिटेंट किया है। अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट केस टू कंटेस्ट। अच्छा सर, एक ही केस है उसका इस्लामाबाद के अंदर, जो इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे भी यही केस चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया हुआ। तो क्या कोई लॉ के अंदर ऐसा मौजूद है कि आप एक ही केस को 2 अदालतों, मुख्तलिफ अदालतों में चल सकते हैं? जी देखें, वो अगर तो कोई एक ही एक्ट के ऊपर 2 कोर्ट्स ले लें तो आमतौर पे वो कंसोलिडेट कर दिया जाता है। और आपके इल्म में है कि किसी भी शख्स को किसी ऑफेंस के लिए 2 बार वैसे भी पनिश नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी उसको प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर किसी एक एक्शन पे 2 कोर्ट्स ले लें एक्शन, तो वो सब्सिक्वेंटली वो मर्ज हो जाती हैं प्रोसीडिंग्स, और वो एक ही जगह पे उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। और अगर आप ये देखें, ट्रायल जो है उसकी एक ही ऑफेंस की सूरत में वो दूसरा ट्रायल जो है उसकी वो मुमकिन ही नहीं है। दैट वुड बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी एक कोर्ट में ही चलेगा। तो फिर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद है वहाँ पे इनके खिलाफ भी मुकदमा यही चल रहा है। वहाँ पे पुलिस को धमकियाँ देने और जज को धमकियाँ देने का केस है, वो जो इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वही केस वहीं पे चल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वही केस चल रहा है। तो क्या कोई हमें पीछे मादी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एक इसी तरह की? जी बिल्कुल, एक केस इसमें मौजूद है, रिपोर्टेड केस है। उसके अंदर यही था, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी और साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी। तो कोर्ट्स ने कहा कि प्रिंसिपल और डबल जेपर्डी जो है ये एप्लीकेबल होगा एंड ओनली 1 प्रोसीडिंग्स कैन सस्टेन। तो इसके लिए इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के जो वकील साहब हैं वो बेटर डिसीजन कर सकते हैं कि कौन सी फोरम पे उन्होंने एप्लीकेशन ये देनी है, जो कि प्रिंसिपल और डबल जेपर्डी है। ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ एन अम्ब्रेला अंडर विच ऑल दी अदर लॉज वर्क। तो अगर कोई भी प्रोविजन किसी और लॉ की वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम हो तो वो ठहर नहीं सकती। तो ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इससे मुफर मुमकिन नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर कल को ये इमरान खान साहब के वकील जो डेफिनेटली जाएंगे, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी पे जाते हैं तो फिर कोई एक प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होंगी और एक ही प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो आपके ख्याल में क्या कौन सी हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली हो सकती है या एंटी टेररिज्म कोर्ट वाली हो सकती है? अगर आप देखिए, अगर तो आप फोरम के लिहाज से देखेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो चूँकि एक बड़ा फोरम है, तो शायद मुझे लगता है कि वो, अदरवाइज़ टेररिज्म जो है वो भी वैसे तो एक स्पेशल लॉ है चूँकि, तो वो भी कोई आम कानून तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप मुझसे पूछें तो जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं उसमें शायद ये जो हाई कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स हैं ये फिर सस्टेन करेंगी, अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि दोनों में से एक चलाई जाएंगी। ये ना हो जाए कि कोर्ट ये फैसला करे कि दोनों चल सकती हैं। इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स इस तरह की मौजूद हैं जिस तरह की अगर कोई नारकोटिक्स वाला शख्स जो है वो अगर पकड़ा जाए उससे नारकोटिक्स एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर 2 FIR हो जाया करती थी, एक CNSA के तहत और एक कस्टम एक्ट के तहत। तो उसमें कुछ जजमेंट्स भी आ गई, उन्होंने कहा जी दीज आर 2 एंटायरली डिफरेंट स्फीयर्स। तो इस प्रिंसिपल
से में एक कुछ ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें आपको बहरहाल यू विल हैव टू आर्ग्यू एंड इस्टेब्लिश दैट दिस इज़ वन एक्शन एंड दीज आर नॉट टू एक्शन एंड ओनली वन एक्शन कैन बी टेकन बाय द कोर्ट। जी नाज़रीन, आपने शमीम मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।